नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर PM साहू। तो हमने जो लास्ट वीडियो तैयार किया था उसमें हमने स्टार्ट किया था BSc पार्ट सेकंड बॉटनी, और इसका हमने स्टार्ट किया था पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से। तो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है इसका हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट। और ये जो चैप्टर फर्स्ट हैं ये किससे रिलेटेड है? ये चैप्टर जो है आनुवंशिक पदार्थ से रिलेटेड है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति, इसकी संरचना और इसके कार्य इसमें हम पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो चर्चा की थी उसमें ये कहा था कि भाई आनुवंशिक पदार्थ का ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है, एक तो हमारे पास इसका जवाब होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति कैसी है ये हमें इसमें पढ़ना है। आनुवंशिक पदार्थ की संरचना क्या है और आनुवंशिक पदार्थ के कार्य क्या है, ये सभी टॉपिक्स हम इसमें लेंगे। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या हैं ये हमें सबसे पहले जानना है। तो क्या का आंसर क्या आएगा? मतलब कि क्या आनुवंशिक पदार्थ कोई न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या आनुवंशिक पदार्थ कोई प्रोटीन होते हैं, या कोई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जानकारी पहले हमें लेनी होगी। और आनुवंशिक पदार्थ क्या है इसको जानने के लिए इसके कुछ प्रयोग दिए गए हैं, और ये जो प्रयोग हैं ये क्या करते हैं, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ को प्रमाणित करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिक पदार्थ को प्रमाणित करने वाले प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिक पदार्थ को प्रमाणित करने वाले प्रयोग। तो आज हम इस क्लास में ये प्रयोग पढ़ेंगे। तो इन प्रयोगों में क्या क्या नाम आता है इसमें, जैसे कुछ चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी, वो क्या थी कि ये प्रयोग कौन कौन से हैं। तो ये प्रयोग अगर हम जानना चाहते हैं तो पहला एक प्रयोग है जिसको जीवाणु रूपांतरण प्रयोग कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रयोग है उसे कहते हैं जीवाणु भोजी संक्रमण प्रयोग, या इसी का दूसरा नाम होता है जीवाणु भोजी गुणन प्रयोग भी कहते हैं इसको, या इसको एक और नाम से जानते हैं, अंग्रेजी शब्द है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो प्रमुख प्रयोग हैं जो आनुवंशिक पदार्थ को प्रमाणित करने के लिए किए गए हैं। इनमें एक और प्रयोग जो हैं वो हैं, उसे कहते हैं TMV गुणन प्रयोग। तो ये भी हम इसकी चर्चा भी हम लास्ट में करेंगे।
ये जो प्रयोग हैं इनसे आनुवंशिक पदार्थ प्रमाणित होता है, पर कौन कौन सा पदार्थ प्रमाणित होता है वो हम आगे अभी समझेंगे। ब्रीफ में पहले अगर हम बताना चाहें तो ये बता सकते हैं कि पहले दो प्रयोग से तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ प्रमाणित होता है, और जो तीसरा प्रयोग है इससे आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ प्रमाणित होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या हैं? कोई न्यूक्लिक एसिड है, कोई प्रोटीन है, या कोई कार्बोहाइड्रेट है। इन सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जीवाणुभोजी रूपांतरण प्रयोग स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कर रहे हैं। तो जीवाणुभोजी रूपांतरण प्रयोग में पिछली क्लास में कुछ चीजें हमने जो पढ़ी थी वो थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं कि जीवाणुभोजी जो प्रयोग हैं इन चीजों को हम थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे भी सही, और जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप बारी बारी से देखकर पॉज करके भी आप इन चीजों को और अच्छे से लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो पहले आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है प्रयोग जीवाणुभोजी जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। जीवाणुभोजी नहीं, जीवाणुभोजी तो अगले वाला है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जीवाणु रूपांतरण प्रयोग यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये क्या है और इससे संबंधित क्या डिटेल्स हम आगे लेते हैं। तो प्रयोग का नाम तो क्या है भाई? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और हिंदी में इसको लिखते हैं बेटा जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। तो ये जो जीवाणु रूपांतरण प्रयोग है इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, किस तरीके से हमें। तो देखो, ये अगर प्रयोग पूरा का पूरा ही आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, यानी कि बड़ा जो क्वेश्चन आता है उसमें ये प्रयोग पूरा पूछा जाता है, इसको पूरे विस्तार से लिखना होता है, और कभी कभी इसके शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारे जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसी भी स्थिति होती है कि एक ही क्वेश्चन में दो जो है टुकड़े कर दिए जाते हैं, दो शॉर्ट नोट लिख दिए जाते हैं, तो उनको शॉर्ट नोट की तरह भी पढ़ा जाता है, मतलब लिखा जाता है, पूरा डिटेल में भी आ जाता है, कभी कभी पूरा एक क्वेश्चन आता है। और जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये पेपर जो है बहुत स्कोरिंग होता है और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो जीवाणु रूपांतरण जो प्रयोग हैं इसमें पहला जो सवाल पूछा जाता है, या यूँ पहला बिंदु जो हमने देखा है लिखते हैं, वो क्या है? इसके खोजकर्ता, ये प्रयोग देने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये है एफ ग्रिफिथ। कौन है बेटा? जीवाणुभोजी के पहले जो प्रयोग दिया गया था वो क्या है? जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। और ये प्रयोग किसने दिया है? ये प्रयोग दिया है एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने। इस प्रयोग के लिए 3 और वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से ये प्रयोग जो है इसको समझाया है। वो 3 वैज्ञानिक हैं, उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, पर नाम मैं अभी आपको बता सकता हूं, जैसे ओटी एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको रासायनिक तौर पर समझाया था। तो हम बात कर रहे हैं इसके खोजकर्ता की। तो खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता इसका है एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक। कौन है बेटे? एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक। तो एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने ये जो जीवाणु रूपांतरण प्रयोग किया है, इस पर अगली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये प्रयोग किस जीवाणु पर किया गया। तो जीवाणु कौन सा इन्होंने उपयोग में लिया, ये बात पिछले उसमें भी हमने समझाई थी।
तो जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। कौन सा है? डिप्लोकोकस निमोनी। इसमें एक बात का और उल्लेख हमें करना होगा जब हम थ्योरी लिखेंगे तो, कि ये जो जीवाणु है इससे कौन सा रोग होता है। तो इससे होने वाले रोग का नाम है निमोनिया। कौन सा? निमोनिया। यानी कि इस जीवाणु से निमोनिया रोग होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, हमें पॉइंट बना के लिखना है कि भाई इससे होने वाला रोग कौन सा है। अब बारी आती है कि आगे का पॉइंट क्या लिखें। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो जीवाणु हैं इसके कितने प्रभेद होते हैं। यानी प्रभेद को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेन। ये स्ट्रेन क्या होते हैं बेटा, ध्यान दो। स्ट्रेन वो होता है, जैसे हम किसी जंतु जाति की बात करें, किसी पादप जाति की बात करें, तो उनमें तो क्या होता है, जाति जो होती है उसको उपजाति में या उपजाति को और छोटी श्रेणी में बांट सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें ये प्रभेद जो होते हैं ये बनाए जाते हैं, इनमें कोई उपजातियां नहीं बनती। और इन प्रभेद के नाम जो है वो भी कोड के रूप में रखे जाते हैं। जो इनके लक्षण होते हैं उनके अनुसार इनके कोड बनाए जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे किसकी? डिप्लोकोकस निमोनी की। तो डिप्लोकोकस निमोनी के प्रभेद होते हैं दो, और ये दो प्रकार के प्रभेद कौन से हैं? एक का नाम है एस थर्ड, तो दूसरे का नाम है आर सेकंड। तो एस थर्ड और आर सेकंड नाम के दो प्रभेद इसमें पाए जाते हैं। और ये जो प्रभेद हैं, अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं एस थर्ड की क्या विशेषता है, तो एस थर्ड की विशेषता पर भी जो छोटे क्वेश्चन है 20 वर्ड वाले वो भी पूछ सकते हैं। तो एस थर्ड की विशेषता क्या है? एस का मतलब होता है स्मूथ। यानी जब हम इसका कल्चर करते हैं, इसकी कॉलोनी बनाते हैं, तो इसकी जो कॉलोनी बनती है वो चिकनी प्रकार की बनती है। और चिकनी प्रकार की बनती है इसलिए इसका नाम रखा गया स्मूथ कॉलोनियल, और इसी से एस वर्ड लिया गया। फिर दूसरी बात देखें कि इसका जो जीवाणु है ये कैसा होता है। इस जीवाणु के चारों तरफ जो होता है वो कैप्सूल होता है। यानी पहली विशेषता क्या हो गई कि ये स्मूथ कॉलोनियल होता है। दूसरी विशेषता क्या हुई इसकी कि ये है कैप्सुलेटेड, संपुट युक्त। क्या है बेटा? संपुट युक्त। और संपुट युक्त को क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड कहते हैं। और कैप्सूल होने के कारण ही ये जो जीवाणु हैं इससे रोग हो पाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा? एक और नाम दिया इसको, रोगकारी। रोगकारी को क्या कहते हैं? पैथोजेनिक। क्या कहते हैं बेटा? पैथोजेनिक। रोगकारी है इसलिए इसका एक और नाम हो गया। किताबों में और भी जो नाम लिखा होता वो क्या है? इसको उग्र प्रकार का जीवाणु कहते हैं। उग्र का मतलब है ये वीरुलेंट है। कैसा है? वीरुलेंट। यानी कि ये शांत स्वभाव का नहीं है, जिसमें भी संक्रमण करेगा इसमें रोग होगा। तो कैसी कैसी विशेषता हुई एस थर्ड की? स्मूथ कॉलोनियल है, पिछली क्लास में भी हमने बताया था और रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, चीजें क्लियर हो। कोई बात नहीं, रिपीट अगर हो जाता तो छोटा सा पार्ट है, आगे और बढ़ जाएंगे, पर लिंक हमारा इससे होना चाहिए। तो संपुट युक्त है, कैप्सुलेटेड हो गया। रोगकारी है, कैप्सूल के कारण इसमें रोग होते हैं इसलिए इसको रोगकारी पैथोजेनिक भी कहते हैं। और पैथोजेनिक होने के कारण इसको वीरुलेंट भी कहा गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रभेद की। और दूसरा जो प्रभेद है वो कौन सा बेटे? ये है आर सेकंड। जो आर सेकंड है उसको आर सेकंड, आर नाम किस तरीके से रखा गया कि जब हम इसका कल्चर करते हैं तो
इसकी जो कॉलोनी बनती है वो खुरदरी कॉलोनी बनती है। तो ये होता है खुरदरी कॉलोनी वाला, और इसको इसीलिए कहा गया है रफ कॉलोनियल। क्या कहते हैं? रफ कॉलोनियल कहते हैं। ठीक है, तो एक विशेषता तो क्या हुई? रफ कॉलोनियल। अब दूसरी बात की चर्चा करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब इसके जीवाणु को हमने देखा तो इसमें यह देखा गया कि इसमें कैप्सूल था ही नहीं। कैप्सूल यानी संपुट, क्या नहीं था? कैप्सूल। तो इसको क्या कहा? नॉन कैप्सूलेटेड। क्या कहा बेटा? नॉन कैप्सूलेटेड को हिंदी में कहते हैं संपुट रहित। हिंदी में क्या लिखेंगे? संपुट रहित। तो ये कैसा हो गया? पहली विशेषता हो गया इसकी कॉलोनी खुरदरी बनती है। दूसरी विशेषता क्या हुई? ये संपुट रहित है, यानी इसकी जीवाणु कोशिका के बाहर कैप्सूल नहीं पाया जाता। और जीवाणुओं में कैप्सूल का पाया जाना एक प्रकार का परजीवी अनुकूलन भी है और एक प्रकार की रोग करने की क्षमता को बढ़ाने का भी इसका काम होता है। यानी जिन जीवाणुओं में कैप्सूल होता है तो उनमें रोग भी ज्यादा कर सकते हैं। तो ये इसमें कैप्सूल नहीं है। तो ये कैसा है? इसकी तीसरी विशेषता क्या हुई? ये तो दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता क्या है? ये है अरोगकारी। क्या है? अरोगकारी यानी नॉन पैथोजेनिक। और इसको क्या कहते हैं? इसको नॉन वीरुलेंट भी कहते हैं, यानी अउग्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अउग्र। ये सारी विशेषताएं हमें इसकी ध्यान रखनी है। तो ये तो विशेषता हुई इन दोनों प्रभेद की। तो इन दोनों प्रभेद की विशेषता के बाद जो है हमें एक और सवाल पर ध्यान देना है कि ये बैक्टीरिया तो आपने ले लिया, पर इसके लिए पोषक यानी ये बैक्टीरिया का जो प्रयोग है वो कौन से जीवों पर करवाया गया? तो जिन जीवों पर ये प्रयोग करवाया गया है उसको कहते हैं पोषक। तो बताओ पोषक क्या है? पोषक कहलाता है इसका माइस। माइस यानी सफेद चूहे। क्या कहते हैं बेटे? सफेद चूहे। तो इन पर ये करवाया गया है। इस तरीके से यहां तक की इंफॉर्मेशन हमने पहले भी दी थी और आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए मैं आपको यहां बोलकर बता देता हूं, फिर आप इसको वीडियो के माध्यम से जो है धीमे धीमे आराम से लिख लेना। और ये जो इंफॉर्मेशन है इनको भी आपको नोट करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। चूंकि ये तो वैसे ही रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके भी ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो इसमें हमें क्या करना है? अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा? जीवाणु रूपांतरण प्रयोग की व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन क्या होगा? जीवाणु रूपांतरण बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो हमें शुरू से लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले तो क्या लिखना है कि ये प्रयोग किसने दिया। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे? जीवाणु रूपांतरण प्रयोग एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? जीवाणु रूपांतरण प्रयोग एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया है। एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे कि यह प्रयोग कौन सा? जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। यह प्रयोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर किया गया है। डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर किया गया है। फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे
इस जीवाणु से निमोनिया रोग होता है। क्या होता है? इस जीवाणु से निमोनिया रोग होता है। कौन सा रोग बेटा? निमोनिया। तो ये भी उल्लेख करेंगे हम। फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे? इस जीवाणु के 2 प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं। तो फिर प्रभेद का नाम लिखना आपको। 2 प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं, तो प्रभेद के आगे, इस लाइन के आगे इनके नाम लिखने हैं। कौन कौन सा नाम लिखोगे? एक का नाम लिखेंगे एस थर्ड और दूसरे का नाम लिखेंगे आर सेकंड। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। अब आप इन दोनों की विशेषता भी लिखेंगे। तो फिर आगे क्या करेंगे? एस थर्ड की विशेषता। एस थर्ड की विशेषता क्या है? यह चिकनी कॉलोनी वाला होता है, अर्थात इसका संवर्धन करने पर, क्या? अर्थात इसका संवर्धन यानी कल्चर करने पर इसकी चिकनी कॉलोनी बनती है। चिकनी कॉलोनी अर्थात स्मूथ कॉलोनी बनती है, इसलिए इसको स्मूथ कॉलोनियल कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी की विशेषता में बेटा, एस थर्ड जीवाणु संपुट युक्त होता है, अर्थात यह कैप्सूलेटेड होता है। इस कैप्सूल के कारण इसमें रोग करने की क्षमता विकसित होती है, पाई जाती है। तो ये लाइन लिखेंगे, कैप्सूल के कारण इसमें क्या पाई जाती है? रोग करने की क्षमता पाई जाती है। अतः एस थर्ड जीवाणु को क्या कहते हैं? एस थर्ड जीवाणु को रोगकारी जीवाणु भी कहते हैं, पैथोजेनिक भी कहते हैं, और इसे उग्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उग्र भी कहते हैं। ये तो हो गई विशेषता किसकी बेटा? ये विशेषता तो हो गई एस थर्ड की। अब हम आ जाते हैं आर सेकंड की विशेषता पर। तो अगली लाइन से क्या लिखेंगे? अगली लाइन में हम ये लिखेंगे कि आर सेकंड की विशेषता क्या है। तो आर सेकंड की विशेषता लिखेंगे बेटा, आर सेकंड जीवाणु खुरदरी कॉलोनी वाला होता है। खुरदरी कॉलोनी वाला होता है, अर्थात इसका जब संवर्धन किया जाता है तो इसकी कॉलोनी खुरदरी प्रकृति की बनती हैं। खुरदरी प्रकृति की बनती हैं, अतः इसे क्या कहते हैं? रफ कॉलोनियल। फिर दूसरी विशेषता लिखेंगे, आर सेकंड का जीवाणु नॉन कैप्सुलेटेड होता है, संपुट रहित होता है, अर्थात यह रोग नहीं कर सकता, अतः इसे क्या कहते हैं? अरोगकारी या नॉन वीरुलेंट कहते हैं। ये विशेषता हो गई इसकी यहां तक। तो ये बातें तो सारी इन चीजों के लिए लिख दी हमने, क्योंकि हमें लिखना जरूरी है बेटा, हमारे नंबर तभी मिलेंगे, इनमें नंबर तभी मिलेंगे। अब इसके बाद आगे की बात लिखेंगे कि इस प्रयोग में पोषक के रूप में माइस का उपयोग किया गया है। माइस अर्थात सफेद चूहे, अर्थात जीवाणु के लिए पोषक का उपयोग चूहों के रूप में किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें यहां तक के लिए लिखनी है। अब हम बात करेंगे इससे आगे की। तो ये जो प्रयोग किया है, इसके लिए 4 प्रकार के यानी 4 समूह में चूहों को लिया। चूहों के क्या बनाए? 4 समूह बनाए, और ये जो 4 समूह बनाए, इनमें अलग अलग प्रकार से जीवाणुओं को प्रवेश करवाया गया, और फिर इनके ऑब्जर्वेशन यानी इनके प्रेक्षण भी देखे गए, और इन प्रेक्षण के आधार पर फिर तो हम बात कर रहे थे कि जीवाणु
जो है उनको लेकर ये प्रयोग किस प्रकार से किया गया। और ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं इसमें चूहों के लिए गए हैं 4 सेट, यानी चूहे जो है 4 ग्रुप में लिए गए। पहले ग्रुप का जो चूहे हैं उनमें सबसे पहले प्रवेश करवाया गया किसको, R सेकंड जीवाणु को। R सेकंड जीवाणु को इंजेक्शन की मदद से इसमें प्रवेश करवाया गया। तो फिर ये देखा गया कि क्या इसमें कोई रोग हो रहा है, तो ये देखा गया कि इसमें रोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि R सेकंड जो जीवाणु था वो है अरोगकारी, इसलिए ये कैसा रहा, ये रहा जीवित। यानी कि आप इसको जहर दे रहे हो और फिर भी इसके कोई रोग नहीं हो रहा, ये जीवित है, इसका मतलब ये खुशियां मनाएगा। अब हम लेते हैं दूसरा सेट। तो दूसरा सेट जो चूहे का लिया गया है और इस दूसरे सेट में क्या डाला गया, इसमें डाला गया S थर्ड। इस S थर्ड को जब इस दूसरे सेट में डाला गया फिर इसका ऑब्जर्वेशन देखा तो ये हो गया रोगी, और रोगी होने से इसकी हो गई मृत्यु। तो ऐसी सिचुएशन में S थर्ड जब चूहे में डाला गया तो S थर्ड चूंकि रोगकारी है इसलिए इससे चूहा हो गया रोगी और इसकी हो गई मृत्यु। फिर लिया गया तीसरा सेट, पर तीसरे सेट में पहले क्या किया, पहले जो S थर्ड था उसको हीट किल्ड किया, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में इस S थर्ड को लिया गया और पहले क्या किया, इसको हीट किल्ड किया। तो हीट किल्ड करने से क्या हुआ, हीट किल्ड करने से इसका डीएनए विकृत हो गया। क्या हो गया, डीएनए विकृत हो गया। तो डीएनए विकृत हो गया। अब इसके बाद हम इसको उस चूहे में प्रवेश कराते हैं तीसरे सेट में। चूहे के तीसरे सेट में इसको हीट किल्ड S थर्ड को प्रवेश कराते हैं। फिर देखते हैं कि क्या इसमें रोग होता है कि नहीं होता है। तो इसमें रोग नहीं हुआ, और जब रोग नहीं हुआ तो चूहा क्या रहा, जीवित। पर क्यों, क्योंकि जब इसको हीट किल्ड किया तो इसका जो डीएनए है वो विकृत हो गया। डीएनए विकृत होने से इसकी आनुवंशिक सूचना नष्ट हो गई, और आनुवंशिक सूचना नष्ट होने से इसके रोग करने के गुण खत्म हो गए, इसमें कैप्सूल के निर्माण के गुण खत्म हो गए। ऐसी सिचुएशन में इससे रोग नहीं हुआ और चूहा जीवित रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो चौथे प्रकार के चूहे का सेट था उसमें क्या किया, उसमें इस S थर्ड को जो हीट किल्ड है, ये S थर्ड जो कैसा है, हीट किल्ड यानी गर्म करके मारा गया इसको, इसमें मिलाया R सेकंड। क्या मिलाया, R सेकंड, और दोनों को मिलाकर चौथे प्रकार के चूहे को दिया गया। और ये चौथे प्रकार का चूहे को जब इन दोनों को मिलाकर दिया गया तो फिर क्या हुआ भाई, इसको मिलाकर जब दिया गया तो क्या हुआ, ये हो गया रोगी। ऐसा रोगी, और इसकी हो गई मृत्यु। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ भाई, हीट किल्ड करने से डीएनए विकृत हो गया और ये रोग करने की क्षमता इसकी नष्ट हो गई। R सेकंड पहले से रोग नहीं कर पा रहा है, और जब दोनों से ही रोग नहीं हो सकता है, पर दोनों को जब मिक्स कर दिया तो दोनों से रोग हो रहा है। इसमें ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसके कारण ये रोग हुआ, इसी को रूपांतरण, इसी से रूपांतरण हो रहा है। यानी कैसे रूपांतरण हुआ जीवाणु का, कि जीवाणु की 2 प्रकार की कोशिकाएं एक दूसरे के पास पास आ गई। तो पहले तो आप देखो इन चारों प्रकार के सेट के चूहों को, ये चारों ऑब्जर्वेशन को लिख लो, फिर हम आगे अलग और तरीके से समझा रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या किया कि पहले प्रकार का जो सेट है उसमें केवल R सेकंड को डाला,
और R सेकंड जो हैं उसको चूहे को देने के बाद क्या हुआ कि इसमें रोग नहीं हुआ, ये चूहा रह गया जीवित। फिर दूसरे पाद में क्या किया, S थर्ड को दूसरे प्रकार के चूहे में डाला गया और S थर्ड डालने से चूहा हो गया रोगी, इसकी हो गई मृत्यु। तीसरे प्रकार के सेट में क्या किया, S थर्ड को हीट किल्ड किया, यानी गर्म करके मारा इसको। यहां ये भी हमें उल्लेख करेंगे तो अच्छी बात होगी कि हीट किल्ड करने से कौन सा भाग प्रभावित हुआ। तो यहां एक लाइन ये भी लिख देना अपन को कि हीट किल्ड करने से डीएनए विकृत हो गया। और डीएनए विकृत होने के बाद इसको जब चूहे को दिया गया तो इसमें रोग नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए के विकृत होने से आनुवंशिक सूचना नष्ट हो गई और आनुवंशिक सूचना नष्ट होने से ये रोग नहीं हुआ, चूहा जीवित। चौथा जो सेट है इसमें क्या किया, S थर्ड जो है हीट किल्ड है उसके साथ में R सेकंड को मिला दिया और R सेकंड को मिलाकर जब चौथे प्रकार के चूहे को दिया तो इससे फिर से रोग हो गया। इसमें ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिससे ये रोग हुआ, वो ही अब हम आगे समझाएंगे आपको। तो दोनों को मिलाने से क्या परिवर्तन हुआ वो चीजें हमें समझनी है और उसी को जीवाणु रूपांतरण कहा जाता है। और जीवाणु रूपांतरण कैसे हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये चीजें हम समझते हैं। देखो, ये हमने हीट किल्ड S थर्ड जीवाणु लिया, तो हीट किल्ड होने से क्या है, इसका डीएनए टूट गया, विकृत हो गया। और ये दूसरी जो कोशिका हम ले रहे हैं वो है R सेकंड, पर इसका जो डीएनए है वो पूरा परफेक्ट है। जब दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आई तो एक जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ दूसरी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, यानी कि S थर्ड जो है उसमें R सेकंड का डीएनए प्रवेश कर जाता है, यानी कि ये जो कोशिका इसमें R सेकंड का डीएनए आ रहा है। तो ये डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब जब ये जो S थर्ड कोशिका है इसमें इसके मूल डीएनए के अलावा ये R सेकंड का भी डीएनए आ गया, तो ये S थर्ड जो जीवाणु है इसका हो गया रूपांतरण। क्यों, इसमें पहले जो आनुवंशिक पदार्थ था उसके अलावा दूसरे भी आनुवंशिक पदार्थ आ गए और ये जो S थर्ड है वो पहले जैसा नहीं रहा, यानी कि इसमें दो प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ आ गए। एक आनुवंशिक पदार्थ किसका, S थर्ड का है और एक है R सेकंड का। अब इन दोनों आनुवंशिक पदार्थों के बीच में क्या होगा, जब ये इसमें स्थानांतरित कर जाता है तो दोनों आनुवंशिक पदार्थों में आनुवंशिक पुनर्संयोजन की क्रिया होती है। आनुवंशिक पुनर्संयोजन को कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा, इनमें आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है। तो इस आनुवंशिक पुनर्संयोजन की बात हमने की। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो अब इस आनुवंशिक संयोजन से क्या होगा, इनमें इस जीवाणु कोशिका के डीएनए का एक तंतु तो R सेकंड का और एक हो गया S थर्ड का, तो इससे ये S थर्ड का मिल गया और ये हो गया R सेकंड का। और ऐसे ही कोई दूसरा भी हो जाएगा, इसमें भी ये एक S थर्ड का होगा तो दूसरा R सेकंड का, यानी कि इस रिकॉम्बिनेशन क्रिया के कारण S थर्ड का डीएनए पुनर्जीवित हो गया। ये मान लो S थर्ड का बन गया और ये R सेकंड का तो था ही पहले से। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या हुआ, S थर्ड का जो है डीएनए रिकवर्ड हो गया। रिकवर्ड का मतलब है पुनर्स्थापित हो गया। कैसे हुआ भाई, कि दोनों डीएनए मूल रूप से तो समान है ही। मैं ये कहता हूं कि कहीं किसी जगह पर किसी भी सिनेमा हॉल की बात करें या कहीं किसी भी चीज की बात करें, व्यक्तियों की दो लाइन है
और दोनों लाइन के व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है। अब उनमें से एक लाइन के व्यक्तियों की लाइन को हम डिस्टर्ब कर दें और फिर उनको दोबारा से वापस उसी लाइन में बिठा दें, तो वो व्यक्ति अपने पूरक के सामने जाके बैठ जाएगा और फिर से पूरी लाइन वैसी की वैसी बन जाएगी। तो रिकॉम्बिनेशन में ऐसा ही हुआ कि r सेकंड के अकॉर्डिंग s थर्ड का रिकॉम्बिनेशन हो गया और s थर्ड पुनर्जीवित हो गया। और s थर्ड में अब आगे जब इसकी संख्या बढ़ानी है तो द्विविखंडन की क्रिया हुई। क्या हुई? द्विविखंडन की क्रिया। और द्विविखंडन से इससे 2 कोशिका बन गई, 2 से फिर 4 बन गई, 4 से 8 बन गई। इस तरीके से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या हुआ? जीवाणु का रूपांतरण हुआ। और जीवाणु को रूपांतरित करने के में कौन? डीएनए काम आ रहा है। और आनुवंशिक सूचना किसके अंदर निहित है? डीएनए के अंदर ही। अगर डीएनए को विकृत कर दिया जाए तो आनुवंशिक सूचना नष्ट हो जाती है और उससे रोग नहीं होता है। इसका मतलब रोग करने के लिए जिम्मेदारी किसके पास है? डीएनए के पास। इसलिए इस प्रयोग के अनुसार डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। इस प्रयोग के अनुसार क्या है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो यहां तक तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। तो पहले वाला जो डायग्राम था उसके आगे ये वाला भी डायग्राम बनाना है। अब इसको एक एक स्टेप को लिखना भी है। तो पहले वाले की जो स्टेप थी वो तो हमने बता ही दी आपको। अब इसमें आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि जब S थर्ड और R सेकंड जीवाणु की कोशिकाओं को एक साथ रखा जाता है तो जीवाणु कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और एक जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार से ग्राही जीवाणु में 2 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ हो जाते हैं। इसलिए ग्राही जीवाणु का रूपांतरण हो गया। ग्राही जीवाणु जो हैं उसमें 2 आनुवंशिक पदार्थ हो गए। ये पहले जैसा नहीं रहा। अब इसमें जो दोनों प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ हैं इनमें आनुवंशिक पुनर्संयोजन की क्रिया होती है और आनुवंशिक पुनर्संयोजन के उपरांत S थर्ड का डीएनए पुनर्जीवित हो जाता है, रिकवर्ड हो जाता है और द्विविखंडन से ये अनेक कोशिकाओं को बनाते हैं। इस प्रकार से इस प्रयोग में प्रमाणित होता है कि डीएनए के विकृत होने पर आनुवंशिक सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं और रोग करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहां इस तरीके से हमें यहां तक इसमें लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे हमें। तो ये दोनों प्रकार के डायग्राम बनाने हैं और यहां इसका फिर लिखना भी है। अब इसके बाद ये तो एफ ग्रिफिथ का प्रयोग हो गया, लेकिन इसी जीवाणु रूपांतरण प्रयोग को 3 और वैज्ञानिकों ने भी समझाया है। तो ये आपने डायग्राम बना लिया होगा। अब मैं आप ये हटा देता हूं। अब अगले जो वैज्ञानिक हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जीवाणु रूपांतरण प्रयोग को समझाने वाले 3 और वैज्ञानिक हैं और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन हैं उनके नाम भी लिखने हैं आपको और उनके बारे में बताना भी है कि उन्होंने कैसा प्रयोग बताया। तो 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखता हूं पहले तो मैं। ये 3 वैज्ञानिक हैं ओटी एवरी। कौन से? एक का नाम है ओटी एवरी, दूसरे का नाम है मैक्लियोड और तीसरे का नाम है मैकार्टी। कौन सा? मैकार्टी। तो इस तरीके से 3 जो है ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने S थर्ड और R सेकंड के डीएनए लेकर एक प्रयोग किया। कैसे किया?
एक जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें तो लिया इन्होंने S3 का हीट किल्ड जो S3 है उसको लिया, और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें लिया R2 को, और जब दोनों को मिक्स किया, S3 के डीएनए और इसको मिक्स किया, तो पाया गया कि इस टेस्ट ट्यूब में दोनों ही प्रकार के जीवाणु कोशिकाओं के डीएनए सही अवस्था में पाए गए। तो इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से नए डीएनए का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि रूपांतरण कर सकते हैं डीएनए का। तो ये रिकॉम्बिनेशन से नए प्रकार का डीएनए बन गया। ये सारी बातें जो है ओटी एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी नामक वैज्ञानिक ने समझाई है। तो लास्ट में आपको ये प्रयोग भी उसमें समझाना है और इसको भी लिखकर 2-3 लाइन में छोड़ना है। तो इसमें वही चीजें लिखेंगे, पहले वैज्ञानिकों के नाम लिख देंगे, फिर कहेंगे कि साहब एक टेस्ट ट्यूब में S3 का डीएनए लिया गया, दूसरे में R2 का लिया गया, दोनों को मिश्रित करके रखा गया, तो कुछ समय बाद इनमें S3 और R2 दोनों के डीएनए सही अवस्था में पाए गए। अतः इस डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। तो ये हमारा एक प्रयोग हो गया बेटा, कौन सा? जीवाणु रूपांतरण का। तो पहले दिन की जो वीडियो लेक्चर था हमारा वो और आज के वीडियो लेक्चर दोनों को मिलाकर ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ को प्रमाणित करने का एक प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से इसका एक फुल क्वेश्चन हो गया हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो भी इसी के अंदर से आएगा। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो हम आगे और तैयार करेंगे। तो अगला जो प्रयोग है वो हम अगली क्लास में आगे और आपको पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से तो हमने एक प्रयोग सीखा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और जल्दी ही हम इसकी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तो उस समय पर फिर आपको इसकी लाइव क्लास भी मिलेगी और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हम 26 यानी कि 26 तारीख से हम इसको लाइव क्लासेस के रूप में शुरू करेंगे, जब तक आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।